बहुत सारे लोगों को टी टेस्ट में दिक्कत आ रहा था समझने में, तो मैंने सोचा एक ट्यूटोरियल वीडियो में बता दूँ कि टी टेस्ट होता क्या है, करते क्यों हैं और होता कैसे है। ठीक है, तो देखो मैंने तो अपनी तरफ से मैं इस पूरे ट्यूटोरियल में अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करते हैं। और इस ट्यूटोरियल के बाद भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो भाई तुम्हारा फिर भगवान ही मालिक अपने हिसाब से देख लेना एग्ज़ाम से एक रात पहले। ठीक है, तो सबसे पहले चालू कर दे कि होता क्या है। तो व्हाट पे आते हैं कि टी टेस्ट होता क्या है। तो टी टेस्ट के लिए हम एक टी वैल्यू निकालते हैं जिसका टेक्निकल डेफिनेशन होता है ऑब्जर्व डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएशन। ठीक है, तो टेक्निकल डेफिनेशन सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डरावना लग रहा है, पर अगर समझ जाओगे कि मतलब क्या है तो उतना मतलब बुरा नहीं लगेगा ये चीज़। ठीक है, तो चलो एग्जांपल से लेते हैं। एक कंपनी है ए और उसका मेन काम है साबुन बेचना, सपोज़ कि वो साबुन बेचती है। ठीक है, तो उसके अंदर काम करने वाले सेल्समैन होंगे बहुत सारे। इन जनरल कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट वो बेचती है, साबुन, तेल, बहुत सारी चीज़ें वो बेचती है। ठीक है, और एक एवरेज सेल्समैन एक साल में अराउंड मान के चलो 2 लाख का सेल्स कर दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग जब भी अब मान के चलो मुझे इस एवरेज को बढ़ाना है। अब मुझे इस एवरेज को बढ़ाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ उस कंपनी में। ठीक है, और वो सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के कंप्लीट होने के बाद मेरे को फिर से स्टडी करना है कि ये जो एवरेज है वो ऊपर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब मान के चलो मेरी कंपनी में 1000 सेल्समैन काम करते हैं, तो अब मैं इन 1000 सेल्समैन को तो स्टडी करूँगा नहीं, मैं इनमें से एक सैम्पल साइज़ लूँगा, छोटा सा सैम्पल साइज़। ये हुआ यूनिवर्स, ये सॉरी यूनिवर्स नहीं, ये हुआ तुम्हारा पॉपुलेशन। और इसमें से तुम एक सैम्पल साइज़ लोगे जिसको तुम स्टडी करोगे ये देखने के लिए कि मैंने जो सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किया इससे एवरेज ऊपर गया कि नहीं गया। ठीक है, तो सपोज़ कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद तुमने एक सैम्पल साइज़ लिया 20 लोगों का और उनको तुमने स्टडी किया और उनका एवरेज जो है वो एक्चुअली 5000 प्लस ऊपर आ गया। ठीक है, अब 5000 ऊपर आया, तो अब ये जो 5000 का एवरेज ऊपर आया है यही हमें चेक करना है कि सच में इस सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से हुआ था कि मैंने रैंडम सैम्पल में लोग ही ऐसे सेलेक्ट किए थे जो कि ऑलरेडी हाई अचीवर्स थे, जिनकी वजह से ये सैम्पल साइज़ 20 लोगों का था, ये हाई अचीवर्स थे, जिसकी वजह से रैंडम सैम्पलिंग की वजह से मेरा एवरेज ऊपर भाग गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये टेस्ट करना है कि ये जो इफ़ेक्ट हमने एक्सटर्नल फैक्टर हमने अप्लाई किया उसकी वजह से पूरे एवरेज के ऊपर जो भी इफ़ेक्ट आया वो इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आया कि वो रैंडम सैम्पलिंग एरर था। तो इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम लोग टी टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या था टी टेस्ट का, टी वैल्यू का वैल्यू क्या था, ऑब्जर्व डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आया मीन में कि पहले समथिंग 2 लाख की सेल्स होती थी लेट्स सपोज, अब उसमें 5000 बढ़ गए हैं, तो डिफरेंस तो ये आया कि 5000 का डिफरेंस बढ़ा है। अब लेकिन हम इसको रिलेटिवली डिवाइड कर रहे हैं किस चीज़ से, एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएशन से। मतलब कि सपोज़ मैंने एक 20 लोगों का सेट लिया, ठीक है, फिर मैंने एक और एक्सटर्नल सेट 2 लिया, उसमें और मैंने 20 लोग लिए, सेट 3 जो लिया उसमें भी मेरे कुछ समथिंग लोग 20 लोग थे। अब इन जो सेट्स में अलग अलग मैं जब एवरेज स्टडी कर रहा था तो इनमें अमूमन मतलब नॉर्मली ही मैंने देखा कि 200 से 300 का एवरेज का डिफरेंस तो वैसे भी आ ही रहा था, कि मतलब रैंडम सैम्पलिंग की वजह से ही इतना डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा था। तो अब ये रैंडम सैम्पलिंग की वजह से अगर 200-300 का एवरेज डिफरेंस था, लेकिन एक सैम्पल जिनको ट्रेनिंग मिली अगर उनका एवरेज अचानक से 5000 बढ़ गया, यानी जो मेरी सेल्स ट्रेनिंग थी उसने कुछ तो काम किया होगा। तो यानी जो 5000 है अगर देखा जाए कि रैंडमली कितना रैंडम सैम्पलिंग की वजह से कितना एरर आ रहा था 200 से 300, पर जब ये डिफरेंस 5000 आया इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर था उसका कुछ वैल्यू रहा होगा। ठीक है, अब सपोज़ कि मान के चलो रैंडम वेरिएशन ही मेरा अराउंड 4-5 हज़ार के आसपास हर एक सेट ऑफ द पीपल में आ रहा होता और फिर मेरा ऑब्जर्व डिफरेंस भी 5000 आता, तो इसका क्या ही मतलब रह जाता, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता। इसका मतलब वो रैंडम सैम्पलिंग एरर ही था, वो नॉइज़ था मेरा, जिसकी वजह से वो एवरेज में इतना डिफरेंस मुझे दिखा। तो यानी वो एक्सटर्नल सेल्स ट्रेनिंग का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो इसीलिए जब भी हम टी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम एक ऑब्जर्व डिफरेंस निकालते हैं मीन में और उसको एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएशन से भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी फ्रैक्शंस के बारे में पता होगा, फ्रैक्शंस में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर है ऑब्जर्व डिफरेंस, डिनोमिनेटर क्या है मेरा एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएशन। ठीक है,
अब अगर तुम देखो कि जैसे जैसे मैं न्यूमरेटर को बढ़ाता हूँ और डिनोमिनेटर को कम करता जाता हूँ, मेरा फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ता है। मतलब इतना तो सपोज मैं मान के चल रहा हूँ, 6th क्लास में तुम पढ़ के आए होगे कि फ्रैक्शंस कैसे काम करते हैं। अगर नहीं पढ़ के आए तो भाई फिर पहले जाके फ्रैक्शंस पढ़ो, तुम टेस्ट मत ही देखो, ठीक है। और अगर मेरा न्यूमरेटर कम रहा और डिनोमिनेटर ज़्यादा रहा तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी फ्रैक्शन की वैल्यू कम आएगी। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या हम लोग आउटपुट निकाल पा रहे हैं कि अगर मेरा ऑब्जर्व डिफरेंस ज़्यादा आया और एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएशन कम है तो मेरी टी टेस्ट की वैल्यू, जो टी वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। अगर टी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो इसका क्या मतलब है, मोर टी वैल्यू सजेस्ट्स कि मैंने जो एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई किया था उसका इफ़ेक्ट ऑन एवरेज इज़ मोर, रैंडम सैम्पलिंग लक की वजह से नहीं हुआ था। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग लक काम नहीं किया था। तो इसीलिए ज़्यादा टी वैल्यू अगर होती है तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो सही था, कि हमने जो सेल्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया उससे एवरेज बढ़ा, यही मेरी हाइपोथेसिस थी। और अगर ज़्यादा टी वैल्यू आई तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि रैंडम सैम्पलिंग की वजह से वो एवरेज में डिफरेंस नहीं आया। वो जो एवरेज में डिफरेंस आया वो इसीलिए आया क्योंकि मैंने सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था। ठीक है, तो अभी तक मेरे हिसाब से टी टेस्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या होता है। तो भाई ऑब्जर्व डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्सेप्टेड रैंडम वेरिएशन, और सॉरी हाउ नहीं, वाई, क्यों किया जाता है, टू स्टडी कि मेरा एक्सटर्नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा टी वैल्यू रहेगा तो यानी ट्रू होने का चांसेस ज़्यादा है और फॉल्स होने का चांसेस कम है। हालांकि चांसेस स्टिल है, और वो हम आगे जा कर के देखेंगे जब हम लोग टी टेबल देखेंगे तो उसमें देखेंगे कॉन्फिडेंस लेवल होता है एक चीज़, और एक डी एफ वैल्यू से उसको कंपेयर करके एक टी वैल्यू आती है, उससे कंपेयर करते हैं। वो आगे की चीज़ें कि जब हम लोग ये सीखेंगे कि कैलकुलेट करते कैसे हैं। ठीक है, तो आओ फिर कैलकुलेट करते कैसे पे आते हैं, हाउ। अब हाउ पे आते हैं। अब हाउ जानने से पहले ये भी जानना होगा कि टी टेस्ट के भी 3 टाइप हैं। क्या बात करो, टी टेस्ट के भी 3 टाइप है। हालांकि 3 टाइप सुनने में ज़्यादा लग रहे हैं पर हैं लगभग आसपास में। एक भी सीख लिया ना तो बाकी 2 आराम से कर लोगे। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं। एक है वन सैम्पल टी टेस्ट, एक है इंडिपेंडेंट 2 सैम्पल भी कहा जाता है जिसको टी टेस्ट, और एक है पेयर टी टेस्ट। तो सबसे इजी से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि पेयर टी टेस्ट होता क्या है। तो सबसे टी टेस्ट होता क्या है, तो उसके लिए सबसे इजी है पेयर टी टेस्ट। ठीक है, पहले समझ लो कि हर एक में होता क्या है। वन सैम्पल में हम लोग जो एक पर्टिकुलर ग्रुप, वन इंडिविजुअल ग्रुप के मीन को स्टडी करते हैं, मीन के डिफरेंस को स्टडी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ प्रपोज्ड वैल्यू। कि हम पहले ही हाइपोथेसिस लगा लेते हैं कि जो एवरेज प्रपोज्ड वैल्यू एक मान के चलेंगे। एग्जांपल कैसा है कि लेस जो है मान के चलो, बोलता है कि ऑन एन एवरेज मेरा एक पैकेट जो है वो लेट्स से 25 ग्राम का रहता है। ठीक है, और ये पूरे पॉपुलेशंस के लिए उसने ट्रू होल्ड करवाना है जितने भी वो पैकेट्स अपने प्रोड्यूस करता है। लेकिन मैंने रैंडम सैम्पलिंग ली अराउंड 100 पैकेट्स की, और उस 100 पैकेट्स में मैंने देखा कि जो एवरेज आया वो तो भाई 23 ही ग्राम आया। तो अब हमें ये स्टडी करना है कि ये जो डिफरेंस आया है एवरेज का, ये रैंडम सैम्पलिंग एरर की वजह से आया है या फिर कुछ तो अलग हाइपोथेसिस लगानी पड़ेगी कि ये जो एवरेज गिरा है वो किसी और कारण से गिरा हो सकता है। तो यही स्टडी करते हैं हम लोग। इस टाइप की जब हम लोग मीन डिफरेंस को स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं वन सैम्पल टी टेस्ट। कि एक प्रपोज्ड भी टी वैल्यू है, एक प्रपोज्ड मीन वैल्यू है जो कि था कंपनी की तरफ से 25 ग्राम, लेकिन एवरेज 23 ग्राम आया, या फिर मान के चलो 27 ग्राम भी आ सकता है। वो जो डिफरेंस आया 2 ग्राम का एवरेज का, इसको जब स्टडी करते हैं, एक प्रपोज्ड यहाँ पे एक प्रपोज्ड वैल्यू था, उसके रिस्पेक्ट में जब स्टडी करते हैं मीन के डिफरेंस को, तो हम लोग उसको कहते हैं वन सैम्पल टी टेस्ट।
फिर एक होता है इंडिपेंडेंट यानी टू सैम्पल टी टेस्ट। इसमें टू ग्रुप्स जैसे ले इसका एग्जांपल है कि एक मुंबई में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और एक समझो बैंगलोर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ के 20 सैंपल्स का एवरेज लिया, ये 27 ग्राम आ गया। यहाँ के 20 सैंपल पैकेट का सैंपल लिया, इसका एवरेज मान के चलो 23 ग्राम समथिंग आ गया। तो ये जो डिफरेंस आया वो क्यों आया, या फिर रैंडम सैम्पलिंग एरर की वजह से आया कि मुंबई में लोग सही में ज़्यादा दे रहे हैं, वहाँ के वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, या जो भी वहाँ का जो भी रीज़न हो उसकी वजह से ये सैंपल मतलब क्या कहते हैं हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं वो चेक करता। तो जब दो स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए हम लोग चेक कर रहे होते हैं तो हम लोग तो इंडिपेंडेंट या टू सैंपल टी टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आई गेस इतना समझ में आ गया होगा। अब आता है एक पेयर्ड टी टेस्ट। सबसे फाइनली इसमें एक ही ग्रुप होता है पर उसको डिफरेंट टाइम्स में मेजर कर रहे होते हैं। क्या मतलब, लेट्स सपोज कि एक ग्रुप है, लेट्स सपोज 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, और इनका एवरेज वेट अराउंड 80 kg था। ठीक है, रैंडम 5 लोगों का रैंडम ग्रुप सेलेक्ट किया ओवर अ पॉपुलेशन ऑफ 100 पीपल। ठीक है, और इनका एवरेज 80 kg आया था। ठीक है, अब मैं इनको आफ्टर अ सर्टेन वेट ट्रेन प्रोग्राम जो भी मैंने चलाऊँ उसके बाद इनका एवरेज मान के चलो घट के अराउंड 72 kg पे आ गया। तो इस डिफरेंस को जब मैं मेजर कर रहा हूँ ना तो उसको मैं कहता हूँ पेयर्ड टी टेस्ट। एक ही ग्रुप को अलग अलग टाइम पे आफ्टर एन एक्सटर्नल फैक्टर उस पर एक्ट हो चुका है, उसके बाद जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उसी को पेयर्ड टी टेस्ट करते हैं। तो ये जो एवरेज वेट डिफरेंस आया वो मेरी वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के वजह से आया या कोई और रीज़न था, इसी हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम लोग पेयर्ड टी टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप इतना तक समझ में आ गया होगा। 3 टाइप हैं और 3 टाइप को क्यों यूज़ किया जाता है। चलो तो ठीक है, तो आओ सीखते कि पेयर्ड टी टेस्ट करते कैसे हैं। आओ, ठीक है, तो टी टेस्ट करने के लिए हमें सबसे मेन चीज़ क्या निकालनी है, टी वैल्यू। ये निकालेंगे, फिर एक टेबल होता है टी टेबल, वो मैं अभी आगे समझाऊंगा उसको यूज़ कैसे करते हैं, पर पहले टी वैल्यू निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहे थे। लेट्स सपोज एक टेबल बनाते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, बिफोर सेल्स ट्रेनिंग, आफ्टर सेल्स ट्रेनिंग। ठीक है, तो मान के चलो एम्प्लॉय ए है, 5 ही एम्प्लॉयज़ के साथ हम लोग ये करते हैं। चलो सी डी और ई। तो मान के चलो इससे पहले वो 50,000 का एवरेज सेल्स करता था, ये 60,000 का, ये 45,000 का, ये 70,000 का और ये 55,000 का। अब सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन लोगों ने अटेंड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जो इफ़ेक्ट आया है वो देखो, ये 55K की सेल्स कर ले रहा है, 5,000 की बढ़त। यहाँ पे 58K की ही कर पाया, ये 52K, ये 74K और ये 60K। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पे डिफरेंस तो आया है। अगर इंडिविजुअल लेवल पर डिफरेंस आया होगा तो एवरेज में तो डिफरेंस आया होगा, तो उस डिफरेंस का एवरेज कैलकुलेट करते हैं लेट्स सपोज। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, +5, यहाँ पे कितने का, -2, यहाँ पे कितने का, +7, यहाँ पे कितने का, +4, यहाँ पे कितने का, +5। ठीक है, आई होप एवरेज निकालना तो सबको आता है। तो अगर मैं इस डिफरेंस का एवरेज निकालूँ तो कितने लोग निकाल लेंगे, 5 - 2 +7 +4 +5 डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेट करिए तो ये कितना हो जाता है, अराउंड, रुको जोड़ो तो इसको, 7 × 4 = 11, 16, 21 -19/5, 19/5 कितना आता है, 5 × 3 = 15, डिवाइड कर लेना भाई अपने से, वहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो 3.8 समथिंग आएगा। ठीक है, अब मेरे पास एवरेज डिफरेंस आ गया है, और जब मैं टी वैल्यू निकालता था उसका फॉर्मूला क्या होता था, ऑब्जर्व डिफरेंस न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएशन। ठीक है, एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएशन
तो ऑब्जर्व डिफरेंस तो आ गया मेरे पास जो है 3.8। अच्छा, एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएशन क्या होता है? एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएशन ही तो मेरा कह सकते हो एरर रेट होता है ना, स्टैंडर्ड एरर, उसी को डिफाइन किया जाता है ना कि इतना तो एरर ऊपर नीचे होता ही है, उसी को स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो मुझे स्टैंडर्ड एरर निकालना है, उन दोनों का रेशियो अगर मैं लूँगा तो मुझे टी वैल्यू आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सैम्पल साइज n। आई होप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता होगा, पिछले सेमेस्टर में सिखाया था, पिछले में शाम्भवी मैम ने सिखाया था। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है ना, अगर नहीं आता है तो भाई फिर मतलब रहने दो भाई, छोड़ दो भाई, मत करो, छोड़ दो, जाओ तुम। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन फिर भी अगर किसी को याद नहीं है तो मैं याद दिला दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं करते, जो मीन आता है ना अपना, उसको इंडिविजुअल वैल्यू से डिफरेंस निकालते हैं। जैसे अगर मेरा यहाँ पे मीन 3.8 आया था तो 5 से डिफरेंस निकालेंगे 3.8 का, तो वो डिफरेंस कितना आएगा? 5 माइनस 3.8 गिव्स मी 1.2। उसका फिर स्क्वायर लेते थे तो 1.44। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंस लेना है और उसका स्क्वायर करते जाना है, फिर उन स्क्वायर्स को जोड़ लेना और उसका n-1 से डिवाइड कर देना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस केस में मैं पूरा कैलकुलेशन तो मैं दिखाऊंगा नहीं, कर लेना भाई कैलकुलेटर से। जहाँ तक मुझे लग रहा है 3.42 आएगा इस केस में। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन 3.42 आ चुका है तो स्टैंडर्ड एरर कितना आएगा? 3.42 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 5। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर से 1.53। तो अब मेरे पास स्टैंडर्ड एरर आ चुका है, मेरे पास ऑब्जर्व्ड डिफरेंस का वैल्यू था 3.8, तो मेरा टी वैल्यू क्या आएगा? 3.8 डिवाइडेड बाय 1.53। ये कितना आएगा? 2 गुना तो ऐसे दिख रहा है, तो 2 पॉइंट समथिंग तो आएगा। एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर खोल लेना, एक सेकंड मुझे भी करने दो। और 2.48। ओके, तो ये 2.48 का वैल्यू आ गया। टी की वैल्यू 2.48 आ चुकी है, तो टी तो निकाल लिया। अब ये जो टी वैल्यू आया है, टी क्या था? ऑब्जर्व्ड डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वेरिएशंस। अब ये टी वेरिएशन हम टी की वैल्यू हम निकाल ही क्यों रहे थे? मेन चीज़ हम टी निकाल ही क्यों रहे थे? ये देखने के लिए कि क्या जो मीन का डिफरेंस आया है वो हमारे सेल्स प्रोग्राम की वजह से आया है कि ये रैंडम सैम्पलिंग का ही एरर था। मतलब कुछ भी रैंडम एरर हो सकता है ना, उतना तो एरर चलता ही है कि मान के चलो इन जनरली कोई एम्प्लॉय कभी अच्छा परफॉर्म करता है, कभी ख़राब परफॉर्म करता है, तो क्या ये जो हमने को ने सेल्स प्रोग्राम रन किया था इसकी वजह से कोई डिफरेंस आया भी है या नहीं, इसी के लिए न कर रहे थे। तो अब इस जो हम टी वैल्यू टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट करते हैं यूजिंग टी टेबल। ठीक है, और अब मुझे ये निकालना है कि ये जो हाइपोथेसिस मेरी थी कि ये जो सेल्स प्रोग्राम चला है इसकी वजह से ही मेरा डिफरेंस आया है, तो अब पूरी श्योरिटी से कोई नहीं बता सकता तुमको ये बात। ठीक है, पर हायर द टी वैल्यू मोर श्योर कि उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ। अब ये कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल होता है जो हम चेक कर रहे होते हैं कि कितना कॉन्फिडेंटली मैं ये कह सकता हूँ कि ये हाइपोथेसिस मेरी सही थी। जनरली जब रूल्स ऑफ साइंस में हम पढ़ रहे होते हैं तो 95% श्योरिटी के साथ हम लोग खेल रहे होते हैं। जब क्या कहते हैं बहुत ही हार्ड एंड फिज़िक्स में हम लोग जाते हैं, हिग्स बोसॉन प्रिंसिपल वगैरह, तब हम लोग 99.99% तक भी खेलते हैं। तो जब ज़्यादा हमें क्या कहते हैं श्योरिटी चाहिए होती है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल, तो हमें टी वैल्यू ज़्यादा की ज़रूरत होती है, कट ऑफ सेट होता है। लो कॉन्फिडेंस लेवल, उस पर लो टी वैल्यू पे भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा हाइपोथेसिस सही था। अब देखो टी टेबल दिखती कैसी है। टी टेबल ये रही, देखो अलग अलग, एक सेकेंड इस पर लिखते कैसे हैं भाई, स्क्रीन राइट, हाँ अलग अलग, अरे भाई ठीक भाई, स्क्रीन राइट, हाँ अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल पे अलग अलग टेबल एग्जिस्ट्स करती हैं, हाँ कि ना? ठीक है, अच्छा हाँ, डीएफ का कंसेप्ट में बताना भूल गया था, रुको चलो पहले पीछे चलो। टी क्या था? डीएफ तुम्हारा सैम्पल साइज़ को रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। जनरली होता है डीएफ जो भी टोटल सैम्पल साइज़ है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। अब एक माइनस क्यों कर देते हैं? पूरा प्रोबेबिलिटी का थ्योरी है। अगर तुम्हें पढ़ने का मन है तो हार्वर्ड का एक कोर्स है यूट्यूब पे, पढ़ लेना भाई, अभी तुम्हारे एग्ज़ाम निकालने में मदद नहीं आएगा, पर एक -1 लगा देते हैं
ठीक है, चलो वापस से टी टेबल के पास चलो। देखो अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहे होंगे यहाँ पे, 90%, 95%, 98%, 99%, ठीक है। अब डी एफ वैल्यू मैंने क्या बताया था, टोटल -1। हमारे टोटल क्या कहते हैं, कितने वेरिएशन, कितने लोगों को हम स्टडी कर रहे थे हमारे इस ग्रुप में, 5 लोग। तो n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 - 1 4। तो हम लोग डी एफ इक्वल टू 4 पे टी वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो चलो डी एफ इक्वल टू 4 पे चलते हैं, डी एफ इक्वल टू 4। अब इसमें हम लोग को कितने श्योरिटी से चाहिए कि मेरा हाइपोथेसिस सही हो, मैंने कहा था 95%। रुको एक सेकंड, इस पर लिख के दिखाता हूँ, स्क्रीन राइट। 95% पे मैंने कहा था कि हमें डी एफ 4 पे चेक करना है, ठीक है। तो 95 पे डी एफ 4 पे कट ऑफ टी वैल्यू का आया है 2.78। हमारा कैलकुलेटेड क्या टी वैल्यू आया था, 2.48। क्या वो इससे छोटा है? हाँ भाई, 2.48 जो है वो 2.78 से तो छोटा ही एग्जिस्ट करता है। नंबर लाइन पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2.78 होगा, तो यहाँ पे 2.48 होगा, लेफ्ट साइड में तो छोटा है, ठीक है। तो 95% श्योरिटी के साथ तो मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी हाइपोथेसिस सही थी, कि हमारा सेल्स प्रोग्राम काम किया। अगर मैं चेक करूँ 90% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ क्या? हाँ, 90% श्योर हो सकता हूँ मैं कि मेरा जो क्या कहते हैं हाइपोथेसिस था कि मेरी सेल्स ट्रेनिंग जो थी वो काम की होगी, वो 90% तो श्योर है, क्योंकि 2.48 की वैल्यू 2.13 से तो ज़्यादा ही आई है, ठीक है। तो अगर मैं यही चेक करूँगा कॉन्फिडेंस लेवल जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, लेट्स सपोज 98% पे डी एफ 4 पे ज़्यादा टी वैल्यू ज़रूरत होती, तब मैं ज़्यादा श्योरिटी के साथ कह सकता कि मेरी हाइपोथेसिस सही है, ठीक है। तो मान के तो फिर यही आ गया, टी वैल्यू आ गई, टी टेबल से क्या कहते हैं वैल्यू कंपेयर कर ली डी एफ पे, कॉन्फिडेंस लेवल के पे। अगर ज़्यादा है तो मैं कह सकता हूँ मेरा हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट। और कितना करेक्ट, तो 95% चांसेस है कि करेक्ट है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद तुम्हारा टी वैल्यू आ जाएगा और हाइपोथेसिस तुम्हारा सही है कि गलत, कॉन्फिडेंस लेवल पे तो बता पाओगे, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, जितना मुझे समझ में आ सकता था, जितना मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया है। बाकी के कितने तरीके के बाकी जो 2 हैं हमारे टी टेस्ट निकालने हैं, उसमें भी सिमिलर ही प्रोसेस है। ये सबसे कॉम्प्लेक्स वाला था इसलिए मैंने बता दिया, बाकी के भी फॉर्मूले में बता देता हूँ। जब 1 सैम्पल टी टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे तो एवरेज ऑफ एरर निकालें हम लोग को, बेसिकली एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएबल तो ऐसे ही निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n, ठीक है। जब हम लोग 1 सैम्पल टी टेस्ट की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमें एवरेज ऑफ डिफरेंस नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पे तो प्रपोज्ड मीन गिवन ही होगा ना, जो कि म्यू होगा लेट्स सपोज, और एक हमारा कैलकुलेटेड मीन होगा जो कि एक्स मीन होगा। तो ऑब्जर्व डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक्स मीन माइनस म्यू। बाकी क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n। फिर वापस टी वैल्यू आ जाएगी, टी वैल्यू को टी टेबल से चेक कर लेना। फिर दूसरा कौन सा था, एक 1 सैम्पल का बता दिया, इंडिपेंडेंट 2 सैम्पल। इसमें क्या है, दो ग्रुप्स थे ना, तो इसमें 2 बार करना पड़ेगा हमें। 2 बार क्या, एक बार पहले तो 2 मीन आएंगे, एक्स मीन और x2 मीन, 2 ग्रुप्स के अलग अलग मीन। 2 ग्रुप्स है तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस भी होंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। इससे तुम्हारा टी वैल्यू आ जाएगा। फिर से वापस टी टेबल खोलना और देख लेना कि हाइपोथेसिस सही है कि नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए बंद करते हैं, दी एंड। बाय।